दोस्तों, आज फिर मैं नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हेर-फेर के सीधी और सटीक होगी। दोस्तों, बिहार में चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। परसों दूसरे चरण के वोट पड़ जाएंगे। उसके 2 दिन बाद वोटों की गिनती होगी। नतीजा क्या होगा, यह तय करने का विशेषाधिकार मतदाताओं का है। उस जनता का है जो लोकतंत्र की जनार्दन है। मैं अपनी भविष्यवाणी करके मतदाताओं के इस विशेष अधिकार में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं करना चाहता। लेकिन मैं इतना तो कर ही सकता हूं कि देखूं किस नेता और किस पार्टी के हाथ में इस समय कौन सा लड्डू है और किसका लड्डू बड़ा है, किसका लड्डू छोटा है और किसके हाथ में मामूली सा लड्डू है या बिल्कुल लड्डू नहीं है। ये लड्डू वे हैं जो नेता चुनाव की मुहिम के दौरान कमाते हैं, बनाते हैं और कभी-कभी अपने विरोधी से छीनते भी हैं। जो भी हो, मेरे इस आकलन का एक परिप्रेक्ष्य है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में पर्सपेक्टिव कहते हैं, और एक पृष्ठभूमि भी है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में बैकग्राउंड कहते हैं। इस पर्सपेक्टिव और इस बैकग्राउंड के जिक्र से मैं अपनी बात शुरू करूंगा। आइए देखें सबसे पहले कि मेरा परिप्रेक्ष्य क्या है, मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, जिसके तहत मैं अपना आकलन करने वाला हूं। इसके लिए मैं चुनाव प्रचार में लगे रहने वाले नेताओं को राजनीति के बाजार में बिक रहे पैकेटों की तरह देखूंगा। इन पैकेटों पर क्या लिखा है? खरीदने से पहले हम सब देखते हैं कि बिक रही चीज के पैकेट पर एक्सपायरी डेट कौन सी लिखी है। आइए देखें किस पैकेट पर एक्सपायरी डेट कौन सी दर्ज है। मोदी जी एनडीए के सर्वोच्च प्रचारक रहे। भाजपा के पास वैसे भी बिहार में कोई और नेता तो है नहीं। तो मोदी जी के पैकेट पर एक्सपायरी डेट क्या है? मोदी जी इसी सितंबर में 75 के हो गए। उन्हें हटाने, रिटायरमेंट पैकेज देने की चर्चाएं खुद उनकी पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा चलाई जाती रहती हैं। खुद अमित शाह, जो गृह मंत्री हैं और मोदी जी के दाएं हाथ हैं न जाने कब से, मन ही मन सोचते रहते हैं कि पता नहीं किस दिन ये हटेंगे और मेरा नंबर आएगा। बहरहाल, जो भी हो, नरेंद्र मोदी नामक पैकेट की शेल्फ लाइफ बहुत कम है। एनडीए की दूसरी बड़ी हस्ती नीतीश कुमार हैं। उनकी शेल्फ लाइफ तो और भी कम है। वे 74 साल के हैं, बीमार हैं, बीच-बीच में पटरी से उतर जाते हैं। भाजपा और चिराग पासवान मिलकर उनकी पहले से ही घट चुकी शेल्फ लाइफ को एक झटके में खत्म कर देने पर आमादा है। चुनाव में महागठबंधन की तरफ से अब आई हाँ, ठीक है, अब आइए, एनडीए की बात तो हो गई है, अब आइए महागठबंधन की। चुनाव में महागठबंधन की तरफ से स्टार प्रचारक 2 रहे, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी। इन दोनों का पैकेट चेक कीजिए। इनकी एक्सपायरी डेट अभी बहुत दूर है। ये नेता चमकदार हैं, स्वस्थ हैं, लोकप्रिय हैं, प्रभावशाली हैं, सुंदर हैं, अपनी-अपनी पार्टी के निर्विवाद रहनुमा हैं। इन्हें इन नेताओं को अपनी पार्टी के भीतर कोई चुनौती नहीं है। कुल मिलाकर ये माल एकदम ताज़ा है। अब आइए इस चुनाव के उपभोक्ताओं यानी मतदाताओं पर। मैंने उम्र का पहलू क्यों सामने रखा है, ये इससे स्पष्ट होगा। वरना आमतौर पर नेताओं की उम्र नहीं देखी जाती। लेकिन यहाँ पर नेता और मतदाता के बीच में एक खास तरह का संबंध है, जिसमें उम्र एक महत्वपूर्ण फैक्टर बन गया है। ज़रा सोचिए कि बिहार एक ऐसा प्रदेश है, जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार 58% लोग 25 साल से कम आयु के हैं। सोचिए, 100 में 58 लोग बिहार में 25 साल से कम आयु के हैं। बिहार में मध्य आयु या जिसे मीडियन एज कहा जाता है, वो तो केवल 20 साल है। यानी बिहार देश का सबसे युवा राज्य है। इस तरह देखा जाए तो 18 से 35 साल के बीच बीच के लोग बिहार की जनसंख्या के कम से कम 65 से 70% के आसपास तो होंगे ही। जरा सोचिए कि राजनीति के बाजार में इस तरह के युवा वोटर किस माल को खरीदना पसंद करेंगे? 74 और 75 साल के माल को, जिसकी एक्सपायरी डेट पर पहले से बहस चल रही है, जिनके प्रशंसक भी मानते हैं कि एक्सपायरी डेट नजदीक आ गई है।
ऐसी बात नहीं है, केवल आलोचक ही नहीं मानते, प्रशंसक ही मानते हैं कि ये लोग अपनी अगर पारी खेल रहे हैं, तो ये पारी उनकी आखिरी पारी ही है। इस बात पे बहुत बहस है कि मोदी जी 2029 के चुनाव में भाजपा का नेतृत्व करेंगे या नहीं करेंगे। ऐसी ही बहस नीतीश कुमार के ऊपर है कि अगर इस बार वो मुख्यमंत्री बने, तो 6 महीने बाद उन्हें बदलने का समझौता पहले हो जाएगा या बाद में होगा। ये सारी चर्चाएँ चल रही हैं। मैं एक बार फिर से आपके सामने उस पूरी समस्या को रखता हूँ कि जिस प्रदेश में 18 से 35 साल के लोग 65 से 75% के बीच में हैं, 65 से 70% के बीच में हैं, वे मतदाता 74 और 75 साल के माल को पसंद करेंगे जिसकी एक्सपायरी डेट पर पहले से चर्चा चल रही है, या उस माल को पसंद करेंगे जिसका स्वाद नया है, अनुभव नया है, जिसका फोकस युवाओं की समस्याओं और ज़रूरतों पर है, जो युवाओं की आकांक्षाओं और आशाओं की नुमाइंदगी करता है। यह तो रहा मेरा परिप्रेक्ष्य, बहुत सरल और सीधा-सा है। अब मैं अपने आकलन की पृष्ठभूमि पेश करूँगा। यह चुनावी मुहिम तकरीबन महीने भर पहले नहीं, बल्कि मेरी समझ में उस समय शुरू हुई थी जब राहुल गांधी द्वारा बिहार की धरती पर वोटर अधिकार यात्रा का पहला कदम रखा गया था। दरअसल चुनाव बदलना उसी दिन शुरू हुआ था, वरना उससे पहले तो हर तरह से देखने पर समझ में आने लगता था कि एनडीए आगे है। चूंकि हमारे जैसे लोग यह मानते हैं कि भाजपा लोकतंत्र को नियोजित रूप से बर्बाद कर रही है, इसलिए इस हकीकत के बावजूद हम लोग अपने-अपने मंचों से यही कहते रहते थे कि इस बार महागठबंधन तो जीत ही लेगा। जो भी हो, आज मैं कबूल करता हूं कि यह बात सही नहीं थी। मेरे एक परिचित हैं, मुंबई में भाजपा के प्रवक्ता हैं। उन्होंने एक दिन फ़ोन पर मुझसे कहा कि आप लोग जो चाहे कहते रहें, महागठबंधन नहीं जीतेगा। मैंने पूछा कि क्यों? तो उन्होंने कहा कि देखिए, जब तक नीतीश और भाजपा साथ रहेंगे, उन्हें कोई नहीं हरा सकता। महागठबंधन को मुसलमानों और यादवों को छोड़कर कोई वोट नहीं देने वाला है। मोटे तौर पर मेरे इस परिचित की बात सही थी। भाजपा की ऊंची जातियां, नीतीश के लवकुश वोट और अति पिछड़े चिराग के पासवान और जीतन राम मांझी के मुसहर वगैरह मिलकर एक ऐसा सामाजिक समीकरण बनाते दिख रहे थे कि एनडीए की जीत तकरीबन सुनिश्चित लग रही थी। इस तयशुदा हालात को हिलाने का काम किया राहुल गांधी ने। उनकी वोट अधिकार यात्रा ने बिहार के विपक्ष को उठाकर खड़ा कर दिया। वो सुस्ती में पड़ा हुआ था। महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली और युद्ध के मैदान में कूद पड़े। उन्हें संघर्ष का एक मुहावरा मिला, एक नैरेटिव मिला, एक पहलकदमी मिली जो पहले नदारद थी। चलिए, पर्सपेक्टिव और बैकग्राउंड के बाद अब मैं अपना असेसमेंट यानी अपना आकलन बताता हूं। आकलन पहले ही बता दूंगा, उसकी व्याख्या बाद में करूंगा। मेरा आकलन यह है कि बिहार के इस चुनाव में टक्कर दो के बीच नहीं, यानी दो गठजोड़ों के बीच नहीं, बल्कि तीन के बीच है। क्या हुआ इसका मतलब? गलत मत समझिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिहार के इस चुनाव में टक्कर महागठबंधन, एनडीए और प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी के बीच है। मैं यह कह रहा हूं कि बिहार के इस चुनाव में टक्कर महागठबंधन, नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। जो भी हुआ हो, जैसे भी हुआ हो, मेरे लिहाज से हकीकत यही लग रही है कि एनडीए की दोनों बड़ी पार्टियां अपनी-अपनी गोटी लाल करने के लिए अलग-अलग स्वार्थों, अलग-अलग एजेंडों के साथ लड़ती हुई दिखाई दी हैं। दोनों के पास बराबर-बराबर टिकट थे। दोनों एक दूसरे के साथ होड़ में उलझी रहीं कि एनडीए का सिरमौर कौन बनेगा। महागठबंधन के साथ यह स्थिति नहीं थी। कई पार्टियों का यह गठजोड़ एकजुट होकर लड़ रहा था। यह जरूर है कि इसकी एकजुटता भी परफेक्ट नहीं थी। 9 सीटों पर इसमें भी तथाकथित दोस्ताना संघर्ष चल रहा है। लेकिन यह दोस्ताना संघर्ष एनडीए की तरह घटक दलों की आपसी प्रतियोगिता में पतित नहीं हुआ। इसकी एक संरचनात्मक वजह थी, स्ट्रक्चरल कंडीशन थी। यह थी महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल की प्रधान भूमिका। राष्ट्रीय जनता दल अकेला ही 154 सीटों पर लड़ रहा है। कोई गठबंधन की कोई पार्टी चाहे भी तो उससे होड़ नहीं कर सकती। सरकार अगर महागठबंधन की बनेगी तो वहां इसमें भी कोई शक नहीं है कि उसका नेतृत्व कौन करेगा। वहां यह खुली हुई बात है कि बागडोर तेजस्वी को ही मिलेगी। एनडीए में यह तय होना अभी बाकी है कि अगर उसकी सरकार बनेगी तो बागडोर किसके हाथ में होगी। वहां मुख्यमंत्री का पद खुला हुआ है। महत्वाकांक्षाएं बलबला रही हैं सबकी। इस संरचनात्मक अंतर के कारण ही चुनावी मुहिम खत्म होने के साथ ही बिहार के क्षितिज पर दरअसल 3 पार्टियों की होड़ उभर आई है। भले ही इसमें 2 पार्टियां एक ही गठबंधन की क्यों न हों।
अब इन 3 में से किसके पास कौन से और कितने बड़े लड्डू होंगे? यह भी सुन लीजिए, मेरे आकलन के अनुसार सबसे बड़ा लड्डू तेजस्वी यादव के हाथ में रहेगा। यानी उनके हिस्से में सबसे ज्यादा सीटें आएंगी। याद रहे 2020 के चुनाव में भी यही हुआ था। तो क्या उनका दूसरा हाथ खाली रहेगा? नहीं, उस हाथ में भी एक छोटा लड्डू होगा। लेकिन उसकी उपयोगिता क्या होगी? यह चुनाव परिणामों पर निर्भर है। अगर एनडीए में भाजपा ज्यादा जीती और नीतीश कम जीते, तो तेजस्वी पहले की तरह 80 के और तेजस्वी पहले की तरह 80 के आसपास गए, उससे आगे न बढ़ पाए, तो उनके दूसरे हाथ के छोटे लड्डू में अपने आप नीतीश के हाथ में चुनाव परिणामों द्वारा थमाया गया भाजपा के मुकाबले छोटा लड्डू शर्तिया जुड़ जाएगा। क्योंकि उस सूरत में भाजपा इस बार नीतीश को किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहेगी। वह अपनी पुरानी महत्वाकांक्षा पूरी करेगी और अपने किसी बंदे को मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठाएगी। भाजपा ने कोई वायदा भी नहीं किया है कि वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएगी। सम्राट चौधरी के नाम को उसने घुमा फिराकर आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। लेकिन अपने इस आकलन के साथ मैं यह भी कहना चाह रहा हूं कि इसकी संभावना कुछ क्षीण सी लग रही है, क्योंकि मेरे हिसाब से भाजपा के हाथ का लड्डू सबसे छोटा होगा। एनडीए की दोनों पार्टियों के पहले चरण में प्रदर्शन की जो झलक मिली है, उससे लगता है कि नीतीश भाजपा से आगे रहेंगे। यह भाजपा की भी समझ में बात आ गई है। इसीलिए दूसरे चरण के प्रचार में उसने नीतीश के प्रति अपना रवैया नरम किया है, लेकिन यह नरमी इस हद तक नहीं गई है कि प्रधानमंत्री या गृह मंत्री उन्हें मुख्यमंत्री पद का अधिकृत चेहरा घोषित कर देते। मेरे आकलन का तीसरा बिंदु यह है कि भाजपा इस चुनाव में तीसरे नंबर पर रहने वाली है। कुल मिलाकर आज की तारीख में भाजपा को भरोसा नहीं है कि नीतीश के जनाधार ने इस बार 2020 की तरह ठीक से कमल छाप पर बटन दबाया है। यह भरोसा चिराग पासवान को भी नहीं है। एनडीए को इस बात का डर है कि कहीं नीतीश का जनाधार उनसे 2020 का बदला लेने पर न तुल जाए। अगर ऐसा हुआ तो यह एक तरह का पोइटिक जस्टिस होगा। हमारे बुंदेलखंड में कहावत है कि अगर तुमने पूड़ी दी है तो तुम्हें पूड़ी पर गुना रखकर वापस मिलेगी, बचोगी नहीं। ठोस रूप से, स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि चुनाव के संभावित परिणामों में नंबर 1 पर तेजस्वी हैं, नंबर 2 पे नीतीश हैं और नंबर 3 पर भाजपा है। दोस्तों, राहुल की वोट अधिकार यात्रा सफल रही, इसमें कोई शक नहीं है। इस यात्रा को करने के बाद उन्होंने चुनावी मुहिम की बागडोर तेजस्वी के हाथ में थमाई और खुद दूसरे कामों में लग गए थोड़े दिनों के लिए। फिर तेजस्वी ने बिहार अधिकार यात्रा की और उस आवेग को आगे बढ़ाया जो वोटर अधिकार यात्रा ने पैदा किया था। दोस्तों, इन अधिकार यात्राओं की सबसे बड़ी उपलब्धि बस एक सामाजिक रणनीति थी। इसका जिक्र मैंने अपने पिछले एक वीडियो में भी किया है। इसके जरिए महागठबंधन लालू नीतीश युग में पहली बार एनडीए को अति पिछड़ा वोटों के दायरे में गोलबंदी की चुनौती करते हुए दिखा। सुन लीजिए फिर से, इस सामाजिक रणनीति के जरिए महागठबंधन लालू नीतीश राजनीति के युग में पहली बार एनडीए को अति पिछड़ा वोटों के दायरे में गोलबंदी की चुनौती देते हुए दिखा। इससे पहले होता यह था कि नीतीश कुमार अति पिछड़ों के बीच अकेले ही बेरोक-टोक अपनी नेतागिरी करते रहते थे। लालू की पार्टी राजद मुसलमान यादव वोटों में खुश रहती थी। लेकिन इस बार पहली बार नीतीश को लगा कि राष्ट्रीय जनता दल अपने एमवाई आधार में कुछ जोड़ना चाहता है और उसका यह जोड़ अगर कहीं से आएगा तो नीतीश के अति पिछड़े वोटों में से ही आएगा। अब यहां पर यह कहना भी जरूरी है कि मेरे इस लड्डुओं वाले आकलन में कुछ किंतु परंतु भी हैं। जब चुनाव मार्जिनल होता है, यानी फैसला कम अंतराल से होने वाला होता है, तो चुनाव ज्यादा कुछ इस बात पर निर्भर हो जाता है कि किसने अपना बंदोबस्त कैसा किया है। मेरा ख्याल है कि यह चुनाव भाजपा के प्रबंधन, बंदोबस्त और तेजस्वी के प्रबंधन और बंदोबस्त के बीच मुकाबले का चुनाव भी है। यह ऊंची जातियों के हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं और सामाजिक न्याय में भरोसा करने वाले पिछड़े और अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं की कार्य योजना, जीवट और जिद का परिणाम भी होगा। जहां तक नीतीश का सवाल है, वो अपने जनाधार में रमे हुए हैं। उनका खेल खामोश और प्रभावी लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि वे पासवान की और भाजपा की मिलीजुली साजिश को नाकाम कर देंगे। 20 साल तक शासन करने के बावजूद बिहार में उनका चुनाव के दौरान निंदक वोटर आमतौर पर ढूंढने से भी नहीं मिला। इससे उन्हें भरोसा मिल रहा है। तेजस्वी को अपना प्रसार करना है और अपने पारंपरिक जनाधार में प्लस प्लस करना है। अगर नहीं कर पाए तो अपने हाथ में सबसे बड़े लड्डू के बावजूद वे सिंहासन पर नहीं बैठ पाएंगे। दोस्तों, यह सवाल लाख टके का है
कि किसी पिछड़े अति पिछड़े नेता को मुख्यमंत्री बनाने का खुला और ठोस आश्वासन दिए बिना क्या ब्राह्मण राजपूत भूमिहार पार्टी बन चुकी भाजपा को इन तबकों के वोट मिल सकते हैं? ये एक सवाल है, जिसका जवाब 14 नवंबर को मिलेगा। अब आइए पहले चरण में आए मतदान प्रतिशत के उछाल पर। इसके बारे में बड़ी-बड़ी बातें हुई हैं। क्या आपने कभी सुना है कि 20 साल से चल रही किसी सरकार को टिकाए रखने के लिए मतदाता एक अभूतपूर्व जोश-ओ-खरोश के साथ निकलें? ऐसा कहीं हुआ है कि जो सरकार 20 साल से चल रही हो और जिसने बिहार को स्विट्जरलैंड नहीं बना दिया है, बिहार को शंघाई नहीं बना दिया, इसने बिहार को न्यूयॉर्क नहीं बना दिया है, इसने बिहार को दक्षिण कोरिया नहीं बना दिया है। आप जानते हैं कि इस सरकार को टिकाए रखने के लिए मतदान प्रतिशत में उछाल नहीं आया है। लोग नीतीश का सम्मान तो कर सकते हैं, लेकिन कैसा? क्या आपको लगता है कि मतदाताओं का वह विशाल युवा हिस्सा, यह विशाल युवा हिस्सा 2 सबसे बूढ़े नेताओं की वापसी के लिए वोट करेगा? मोदी और नीतीश के लिए दोनों ही पार्टियों के पास दिखाने के लिए एक भी युवा नेता नहीं है। भाजपा वाले खुद भी मानते हैं कि बिहार के युवाओं में तेजस्वी के लिए विशेष रुझान है, जो होना भी चाहिए। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो राहुल बिहार के युवाओं में सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। क्या यह पहलू नहीं बताता कि पहले चरण के मतदान में आए उछाल में युवा पहलू सर्वाधिक प्रभावी साबित हो सकता है? इसके साथ-साथ तेजस्वी ने हर परिवार को नौकरी देने का, साल भर में 30,000 रुपए देने के जो वायदे किए हैं, उसने भी इसी 18 से 35 वर्ष के मतदाता को संबोधित किया है। मेरा विचार है कि बिहार की आबादी के युवा पक्ष को चर्चा में लाए बिना, उसे जो महत्व दिया जाना चाहिए, वो महत्व दिए बिना इस चुनाव के बारे में कोई बात करना बेकार है। केवल बिहार का युवा ही तेजस्वी के हाथ के लड्डू को सबसे बड़ा, सबसे स्वादिष्ट और सत्ता तक पहुंचाने वाला बना सकता है। दोस्तों, आपसे आज विदा लेने से पहले, आज की सीधी बात खत्म करने से पहले, मैं आपके अपने चैनल नई परख के बारे में कुछ और कहना चाहता हूँ। आप सभी ने नई परख को इतना प्यार दिया है, इसके लिए सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अलग से कंटेंट बनाऊँ, आपकी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया करूँ या आपके सुझावों पर चर्चा करूँ, तो आप हमारे चैनल के साथ खास तरह से जुड़ सकते हैं। अगर आप नई परख को जॉइन करते हैं और आप मेरे वीडियो बाकी सब्सक्राइबरों से 1 घंटा पहले देख पाएँगे। मैं आपकी बातों का जवाब दूँगा, आपके लिए हर दिन स्पेशल शो करूँगा और आपके सुझाव अपने वीडियो में शामिल करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।